ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे, मतलब द्रव स्थिति पढ़ रहे थे, मास वेट एंड डेंसिटी का पहला चैप्टर था। इसमें मैंने आपको 2 लेक्चर के बारे में बताया और दोनों लेक्चर में बहुत सारी बातें हमने पढ़ ली। अब जो अगला वाला लेक्चर है बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन, हिंदी में इसका नाम होता है पृष्ठ तनाव। कॉपी में जरूर नोट डाउन करना क्योंकि ये हेडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पृष्ठ तनाव। ध्यान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। थोड़ा समझने वाला चैप्टर है और एक्चुअली में ये लेक्चर में आपको बहुत सारी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन विश्वास मानिए मैं आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो इतना तो आप मेरे से विश्वास कर सकते हैं। तो एक बढ़िया सा नया कलर ले लेते हैं ताकि हमें मजा आ जाए। ओके, वेरी गुड। अब हमारे पास एक नया कलर आ चुका है। तो इन्होंने कहा है कि सर आप मुझे पृष्ठ तनाव के बारे में बताइए कि पृष्ठ तनाव होता क्या है। तो भाई मेरे, जब भी कभी आपसे बोला जाता है कि भाई पृष्ठ तनाव बताओ है क्या, तो पृष्ठ तनाव को समझने के लिए मैंने 2 कंटेनर लिए हैं और दोनों कंटेनर पे मैंने इस तरीके से देखिए लिक्विड भर लिया। सर इस तरह से मैंने लिक्विड भर लिया। ये कांच का बर्तन है और कांच के बर्तन में मैंने किसी तरह का कोई भी लिक्विड भर लिया। ऊपर क्या होगा सर, ऊपर होगा एयर और नीचे क्या है सर, नीचे है मान लीजिए थोड़ी देख लिए पानी। सर नीचे क्या है सर, नीचे है पानी। एकदम ध्यान सुनना, एकदम ध्यान से। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से एक वो पॉइंट बीचों बीच मानते हैं। मान लीजिए मैंने पानी का एक मॉलिक्यूल लिया। अब पानी के इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से बताइए कौन से मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे। तो पानी के इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से पानी के ही एटम फोर्स लगा रहे होंगे। बताइए, पानी के इस अणु पर चारों तरफ से पानी के एटम ही फोर्स लगा रहे होंगे। डेट मीन्स कोहेसिव फोर्स होगा सर, चारों तरफ से कोहेसिव फोर्स। इसीलिए बीच वाला जो एटम होगा वो पूरी तरह से स्थिर होगा, बीच वाला एटम कहीं नहीं जाएगा। बट अगर मैं यही मॉलिक्यूल को ऊपर मान लेता, कहाँ मान लेता, ऊपर। ऊपर का मतलब फ्री सरफेस में। तो याद रखना, फ्री सरफेस में मान लेने पर ये देखिए नीचे की ओर पानी के एटम फोर्स लगाएंगे तो इसे कोहेसिव फोर्स बोला जाएगा क्योंकि पानी के एटम पे पानी के एटम फोर्स लगा रहे हैं। जबकि ऊपर हवा है तो हवा के एटम जब फोर्स लगाएंगे सर, इस फोर्स को बोला जाएगा एडिशिव फोर्स, आसंजन बल। समझो, तो मैंने आपको बताया था कि जब समान एटम पे यानी एक ही एटम पे फोर्स काम करता है सर, एक ही प्रकार के एटम पे लगने वाला बल ससंजन बल। तो एटम हमने माना हुआ था पानी का और नीचे से देखो फोर्स लगा रहे होंगे पानी के एटम। तो जब पानी के एटम ही फोर्स लगा रहे होंगे सर, इसको ससंजन बल। ऊपर से हवा के एटम फोर्स लगा रहे होंगे आसंजन बल। फिर ये प्रश्न उठता है कि ससंजन और आसंजन बल में कौन ज्यादा होगा। तो कहना पानी की डेंसिटी सर कितनी होती है, कहना पानी डेंसिटी होती है 1000 आर्य मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बताइए हवा की डेंसिटी कितनी होती है, 1.22 आधे यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सुनते हैं ना ध्यान से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पानी की डेंसिटी ज्यादा है और जब बच्चा पानी की डेंसिटी ज्यादा है तो पानी का आकर्षण बल ज्यादा होगा। यानी यहां पर ऊपर वाला कोहेसिव, नीचे वाले एडिशिव में से कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एडिशिव कम। सर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, ससंजन बल ज्यादा होगा। ससंजन बल ज्यादा होगा तो भाई पानी का ये एटम तो इधर भी होगा, पानी का ये एटम इधर भी होगा, पानी का ये एटम इधर भी, इधर भी, इधर भी। अरे हर जगह होगा ना। यही रीजन है पानी की जो फ्री सरफेस है वो नीचे की ओर झुक जाती है क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो पानी की फ्री सरफेस इस तरीके से झुक जाएगी। सर इस तरीके से झुक जाएगी मतलब पानी की फ्री सरफेस में एक तनाव आ जाता है। पानी की मुक्त सतह, मैं फिर से बता दूं, ये जो ऊपर वाली सतह होती है ना, ये ऊपर वाली सतह, सर इस सतह को बोला जाता है फ्री सरफेस। सर इस सतह को बोला जाता है फ्री सरफेस, हिंदी में इसको बोलते हैं मुक्त सतह। तो याद रखना ये मुक्त सतह जो है ना थोड़ा सा झुक जाती है। झुक जाने का मतलब ये हुआ कि सर इसमें एक एक्स्ट्रा नीचे की ओर फोर्स काम करने लगता है। इस एक्स्ट्रा नीचे की ओर फोर्स काम करने की वजह से फ्री सरफेस हल्का सा तनाव में आ जाती है। ये बात पता है किस जैसी है, ये बात बिल्कुल ठीक उसी जैसी है जैसे कि किसी आप अपनी जब छत में कपड़े फैलाते हो तो डोरी में कपड़े फैलाते समय जब डोरी में कोई कपड़ा नहीं था तो डोरी एकदम सीधी थी, लेकिन जैसे ही आपने कपड़ा फैलाया तो देखिए डोरी में ऐसे तनाव आ जाता है। ठीक उसी जैसा ही डोरी में कपड़ा फैला दिया। तो पृष्ठ तनाव आता कहाँ है, ये मुद्दे की बात है
कि पृष्ठ तनाव कहां पर आता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। सर ये सरफेस टेस्ट है, सर ये सरफेस तो मेरी पानी की है, ऊपर क्या है, हवा है, ये बर्तन किस चीज का है, सर ये बर्तन कांच का है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि पानी का पृष्ठ तनाव आता किस जगह पे। तो याद रखना, जब भी कभी पृष्ठ तनाव पूछा जाता है कि बताइए किस पॉइंट पर आता है, तो कहना पृष्ठ तनाव हमेशा उस पॉइंट पर आएगा जहां पर दो पदार्थ की सरफेस मिलेगी, है ना, दो सब्सटेंस की सरफेस मिलेगी, सर वहीं पर पृष्ठ तनाव आएगा। क्यों? क्योंकि दो पदार्थ की सरफेस जहां पर मिलेगी वहां पर ससंजन और आसंजन बल आएगा, और ससंजन और आसंजन बल में से कोई एक ज्यादा होगा, सर पृष्ठ तनाव आ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो सर पृष्ठ तनाव कहां पर आता है, पानी ये, हवा ये, पानी हवा ये, तो ये सारे के सारे बिंदुओं पर पृष्ठ तनाव आएगा। पहली बात तो इन सारे बिंदुओं पर पृष्ठ तनाव आएगा। फिर इसके बाद पानी ये, कांच ये, देखो पानी ये, कांच ये, इसका मतलब इन सारे बिंदुओं पर भी क्या आएगा, सर इन सारे बिंदुओं पर भी आएगा पृष्ठ तनाव। सर इन सारे बिंदुओं पर भी क्या आएगा, सर इन सारे बिंदुओं पर भी आएगा पृष्ठ तनाव। देख लो, है ना, क्यों? क्योंकि भाई कांच है, पानी, तो जहां पर दो सतह आपस में मिलती है, सर उस जगह पे हमेशा पृष्ठ तनाव आएगा, इस बात को याद रखना। लेकिन पृष्ठ तनाव कभी भी बीच में नहीं आएगा। जैसे कि मैं पूछूं क्या इधर पृष्ठ तनाव आएगा, नहीं सर, इधर आएगा, नहीं सर, पानी के बीच में कभी भी पृष्ठ तनाव नहीं आता, क्योंकि पृष्ठ तनाव लाने के लिए मुझे दो फोर्स चाहिए होते हैं, एक ससंजन एक आसंजन बल। दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा, हम कह देंगे, है ना। तो बात समझ में आई, पृष्ठ तनाव कैसे आता है, कहां आता है। ओके, अब यहीं पर ही बहुत सारे पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं, एक एक करके वो मैं पॉइंट डिस्कस करता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, परिभाषा भी मैं बताता हूं, उससे पहले एक दो बातें सुनिए, है ना। सर सबसे पहले आप मुझे बताइए, पृष्ठ तनाव ये डैश की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, तो कहना सर पृष्ठ तनाव एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डैशों में नहीं पाई जाती, सिर्फ और सिर्फ किसमें पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ द्रव में पाई जाती है। पहली बात, बिल्कुल। कैसे सर, डैशों में कैसे नहीं पाई जा सकती? अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पानी की जगह तुमने डैश भरी होती, ऐसे खुला हुआ होता, क्योंकि हवा तो मुझे चाहिए, तो क्या डैश ऐसे खुले में रह पाती? वो अपने आप उड़ जाती। तो डैशे कभी भी फ्री सरफेस नहीं बनाती जैसे लिक्विड बनाता है। यही रीजन है कि पृष्ठ तनाव कभी भी डैशों में नहीं पाया जाता, हमेशा किसमें पाया जाता है, कहना हमेशा द्रवों में पाया जाता है। पृष्ठ तनाव की प्रॉपर्टी ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड। अब सर ठीक है, लिक्विड में पाया जाता है, फिर इसका क्या अर्थ हुआ? इसका ये अर्थ हुआ कि डैशों का जो पृष्ठ तनाव होता है वो हमेशा जीरो होता है। डैशों का कोई पृष्ठ तनाव पूछा जाए तो हमेशा क्या बताना है, जीरो। लेकिन द्रव का पृष्ठ तनाव कभी भी जीरो नहीं होता, द्रव का पृष्ठ तनाव जीरो नहीं होगा, डैशों का पृष्ठ तनाव सर जीरो होगा। ओके, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। सर इसके बाद मुझे बताइए पृष्ठ तनाव का कारण क्या बना। आपसे मैं पूछूं कि पृष्ठ तनाव आने का रीजन क्या हुआ, कहना सरफेस टेंशन आने का जो मेन कारण है ना सर, वो ससंजन वाले कोइसिव फोर्स है। कैसे कोइसिव फोर्स है? इधर देखिए कोइसिव फोर्स ज्यादा था, समझो बात को, इधर कोइसिव फोर्स ज्यादा था, तो आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन आने का जो रीजन होता है, मेन कारण होता है, वो क्या होता है, कहना ससंजन बल होता है, मतलब कोइसिव फोर्स होता है। कोइसिव फोर्स इज द मेन रीजन फॉर सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव का मेन रीजन होता है। पृष्ठ तनाव एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है ना जो कभी भी सिंगल मैटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है, बाइलैटरल प्रॉपर्टी होती है। बाइलैटरल का मतलब क्या हुआ, जब तक दो पदार्थ नहीं होंगे तब तक पृष्ठ तनाव को डिफाइन नहीं कर सकते। देखो यहां पर दो पदार्थ कौन से थे, पानी और हवा, यहां पर दो पदार्थ कौन से थे, पानी और कांच। तो ध्यान रखना ये एक बाइलैटरल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये फ्री सरफेस ऐसे थोड़ा सा झुक गई ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसी के अकॉर्डिंग परिभाषा क्या होती है पृष्ठ तनाव की, अब वो सुनिए। सरफेस टेंशन की परिभाषा ये होती है कि जो द्रव की मुक्त सतह है उस द्रव की फ्री सरफेस पर इकाई लंबाई की आप काल्पनिक रेखा खींच दीजिए। मतलब ये जो द्रव की फ्री सरफेस है ना, ये अगर इस पर एक इमेजिनरी लाइन खींचे, खींचना नहीं होता, बस इमेजिनरी लाइन मानिए, उस इमेजिनरी लाइन पर जो फोर्स काम करेगा वो भी कौन वाला फोर्स, तनाव बल काम करेगा, है ना, टेंशन फोर्स काम करेगा। ध्यान रखना उसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अब मैं पूरी परिभाषा पढ़ देता हूं। सर पूरी परिभाषा है कि द्रव की मुक्त सतह पर
इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा पर। द्रव की मुक्त सतह पर इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा पर लगने वाला तनाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। द्रव की फ्री सरफेस में इकाई लंबाई की काल्पनिक रेखा पर लगने वाला तनाव बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। इसका क्या मतलब हुआ सर, पृष्ठ तनाव को टी से शो करते हैं और टी बराबर फॉर्मूला होता है एफ डिवाइड बाई एल। याद रखना, टी बराबर फॉर्मूला होता है एफ डिवाइड बाई एल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, कई बार कुछ किताब में आप लोग देखते भी होंगे सरफेस टेंशन को सिग्मा से भी शो किया जाता है, तो या तो सिग्मा और या तो टी। अच्छा, मात्रक मुझे बताइए क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, समझ रहे हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताइए सब लोग, न्यूटन पर मीटर अगर पृष्ठ तनाव की यूनिट है तो क्या हम लोग न्यूटन पर मीटर में अपनी तरफ से एक मीटर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, बताइए। तो कहना 1 मीटर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे तो ऊपर न्यूटन मीटर जो कि जूल बन जाएगा और नीचे मीटर स्क्वायर जूल पर मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ तनाव का दूसरा मात्रा कहा जाता है जूल पर मीटर स्क्वायर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बहुत ध्यान सुनना जो मैं बता रहा हूं, जूल पर मीटर स्क्वायर आने की वजह से पृष्ठ तनाव की दूसरी परिभाषा भी डिफाइंड होती है। ऊपर देखिए जूल है और जूल का मतलब क्या होता है सर, जूल का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी। नीचे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया सर, इसे भी पृष्ठ तनाव कहते हैं सर, इसे भी पृष्ठ तनाव कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया। बस एक काम ये करिए, एनर्जी को ई लिख दीजिए, एरिया को ए लिख दीजिए, है ना। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया सर, ये आल्सो कॉल्ड पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। देखिए ना, इकाई क्षेत्रफल पे की पृष्ठ ऊर्जा, इकाई क्षेत्रफल की पृष्ठ ऊर्जा को पृष्ठ तनाव कहते हैं, है ना। तो आप कह सकते हो कि सरफेस टेंशन का दूसरा फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया। अच्छा, मैं यहां से एनर्जी बराबर पूछूं यानी ई बराबर पूछूं, जो कि डायरेक्ट कई बार इस्तेमाल हो रहा, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ये भी कह सकते हो फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर टी इंटू ए। ओके, कई बार इनसे भी हमारा काम चलेगा। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट भी आप सुनिए, ई बराबर टी इंटू ए। जब जब ध्यान रखना, जब जब हम लोग किसी भी फ्लूइड का एरिया बढ़ाएंगे यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाने से उसकी एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सरफेस एरिया बढ़ जाने से एनर्जी बढ़ जाएगी, लेकिन पृष्ठ तनाव हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कह दिया, साबुन का जो बुलबुला है, ध्यान से सुनना, साबुन का बुलबुला है, उसको आपने फूंक कर उसका एरिया बड़ा कर दिया, तो साबुन का बुलबुला है तो वो साबुन ही ना, तो पृष्ठ तनाव कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आपने फूंक कर उसका एरिया बड़ा कर दिया तो उसकी अंदर की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब आपने अपनी तरफ से कुछ कार्य किया और वही कार्य उसे की ऊर्जा में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस बात को याद रखना। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब तक आपका साबुन का घोल ना बदले, है मतलब पदार्थ ना बदले, तब तक पृष्ठ तनाव नहीं बदलता। ठीक है, तो पदार्थ पर निर्भर करता है पृष्ठ तनाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पानी है तो पानी का पृष्ठ तनाव फिक्स हो रहा, हाँ वो एक अलग बात है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, लेकिन पानी का पृष्ठ तनाव एक टेम्परेचर पे फिक्स हो रहा। जब तक पानी कोई और चीज नहीं बन जाता, अब पानी का पानी तो तुमने ग्लास में लिया, पानी तो तुमने मटके में लिया, तो फिर पृष्ठ तनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो टी हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन हाँ एरिया बढ़ जाने से उसकी ऊर्जा, पृष्ठ की ऊर्जा वो जरूर बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब इस पे आइए। सर सरफेस टेंशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं बताता हूं। उससे पहले मुझे दो चीजें बताइए, एक क्वेश्चन बताइए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये पानी की बूंद बनाई, सर ये क्या है, मैंने इसको कहा सर ये पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है। अब मुझे बताइए इस बूंद पर कहां कहां पृष्ठ तनाव मिलेगा, कहां कहां सरफेस टेंशन मिलेगा। तो मैंने आपको ये पहले बताई है कि सरफेस टेंशन जो है कहां मिलता है, कहना सरफेस टेंशन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस में मिलता है। अब ये हवा है और अंदर क्या है सर, अंदर पानी है, तो दोनों की बताइए कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है। कहना दोनों की कॉन्टैक्ट सरफेस है सर, एक ये,
तो ये पूरी कॉन्टैक्ट सरफेस में क्या मिलेगा, कहना इस पूरी कॉन्टैक्ट सरफेस में मिलेगा तुम्हें पृष्ठ तनाव। तो होता क्या है कि ये कॉन्टैक्ट सरफेस में आने वाला पृष्ठ तनाव इस प्रकार से होता है कि इसका जो गोल शेप है ना वो कर देता है। तो अगर इसका गोल शेप कर देता है तो यहीं से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पृष्ठ तनाव की वजह से बूंद का गोल होना होता है। तो जितनी भी बूंद गोल होती है वो किसकी वजह से होती है, कहना गोल बूंद होती है सर पृष्ठ तनाव की वजह से। ठीक है, ये पहला पॉइंट। अब एक और पॉइंट सुनिए, बहुत ध्यान सुनना जो बता रहा हूं सर। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी आपको पता होना चाहिए, दो पॉइंट एक्चुअली में। पहला पॉइंट सुनिए, पहला पॉइंट ये है कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो बताइए पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है। तो कह रहा अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पृष्ठ तनाव का जो कारण होता है, रीजन होता है, वो क्या होता है बताइए। कहना पृष्ठ तनाव का रीजन होता है कोएसिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं ससंजन बल। ध्यान रखिएगा, ससंजन बल पृष्ठ तनाव का कारण होता है। बोलो, तो जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो लिक्विड का ससंजन बल कम होता है, पृष्ठ तनाव कम होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड का जो पृष्ठ तनाव है सर वो कम हो जाता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, जब भी कभी हम लोग अशुद्धियां मिलाते हैं, दो तरह की अशुद्धियां होगी, एक होगी घुलनशील अशुद्धि, एक कौन सी होगी सर, एक होगी घुलनशील अशुद्धि, सुन रहे हैं ना सब लोग, और दूसरी कौन सी होगी सर, दूसरी होगी अघुलनशील अशुद्धि। सर दूसरी कौन सी होगी, तो दूसरी होगी अघुलनशील अशुद्धि। एक होती है घुलनशील अशुद्धि, दूसरी होती है अघुलनशील अशुद्धि। एकदम ध्यान सुनना। तो भाई मेरे, जब हम लोग अघुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं यानी जो घुलती नहीं है, जैसे कि दवाई का छिड़काव करना, जैसे कि दवाई का छिड़काव करना, ये बड़ा पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा कह सकते हो कि हमारा डिटर्जेंट मिलाना, डिटर्जेंट मिलाना, याद रखिएगा। तो डिटर्जेंट हो गया, दवाई का छिड़काव करना हो गया, ये हमारी अघुलनशील अशुद्धि होती है। तो बच्चा अघुलनशील अशुद्धि जब भी हम मिलाते हैं तो ध्यान रखना पृष्ठ तनाव घट जाता है। अघुलनशील अशुद्धि मिलाने से हमेशा पृष्ठ तनाव घटता है। लेकिन आपने अगर घुलनशील अशुद्धि मिलाई है, जैसे कि नमक या किसी तरह का कोई भी साल्ट ले लो, क्योंकि अक्सर एग्जाम में नमक पूछा जाता है इसलिए मैंने नमक लिया है। तो अगर आपने घुलनशील अशुद्धि मिलाई है जैसे कि नमक, तो नमक मिलाने से द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ओके, तो पृष्ठ तनाव किन किन बातों पे निर्भर करता है ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से फिर से सुनिए। टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव घटता है, घुलनशील अशुद्धि मिलाने से जैसे कि नमक पृष्ठ तनाव बढ़ता है, लेकिन अघुलनशील अशुद्धि मिलाने से पृष्ठ तनाव घटता है। ओके, इतनी बात समझ में आती है ना, नोट डाउन कीजिए इसको भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको भी थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने अक्सर इस तरह का क्वेश्चन सुना होगा कि लोहे के बड़े बड़े जहाज, या यूं कहिए कि ऐसा बोलिए, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी सुई पानी में तैरती है, किस कारण? क्वेश्चन आपने ये भी सुना होगा कि मच्छर पानी में नहीं डूबते, चलते हैं, किस कारण? समझो बात को। इसके अलावा आपने सुना होगा कपूर का नाचना, ये किसकी वजह से होता है? तो मेरे भाई मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी चीजें हल्की होती हैं, हल्की चीजें, जैसे कि आप देखो लोहे का टुकड़ा, मैं लोहे का मार्कर बना दूं, इसे पानी में डाल दूं, सर ये डूब जाएगा। लेकिन लोहे की एक छोटी सी सुई, सर लोहे की एक छोटी सी सुई ये नहीं डूबती। पता क्यों नहीं डूबती? जैसे कि लोहे की एक छोटी सी सुई का मैंने एरिया नजर आया, एरिया बनाया, तो होता क्या है, लोहे की छोटी सी सुई का जो भार होगा वो कहाँ की ओर काम करेगा? कह देना भार उसका काम करेगा नीचे की ओर। लोहे की छोटी सी सुई का जो भार होगा वो नीचे की ओर काम करेगा। बट जब ये लोहे की सुई पानी में डुबोई जाती है तो पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से, सर पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की ओर काम करता है। सर पानी के पृष्ठ तनाव की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, और याद रखना यही वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है, सर यही वो एक्स्ट्रा फोर्स होता है जो इसके भार को बैलेंस कर लेता है।
ये मान निकाल सकते हो फोर्स का, बिल्कुल T बराबर F बटे L लगा दो, F बराबर T इंटू L पता चल जाएगा, है ना। तो मेरे भाई जितनी भी हल्की चीजें पानी में तैरती है, क्योंकि वो हल्की है, हल्की होने की वजह से नीचे उसका भार कम होगा और इस भार को ये पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो बैलेंस कर लेता है। तो आपके डेली लाइफ के एग्जाम्पल में जो कुछ भी हल्का है और वो किसी द्रव में तैर रहा है, वो एक ही वजह से तैर रहा होगा। बताइए उस वजह का नाम क्या है? कहना उस वजह का नाम है सर पृष्ठ तनाव। याद रखिएगा, उस वजह का नाम क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आप देखिए, लोहे की सुई का पानी में तैरना पृष्ठ तनाव की वजह से। अच्छा, कपूर का पानी में नाचना भी बिल्कुल यही सेम चीज होती है। जब भी कभी कपूर को पानी में छोड़ते हैं तो जिस जगह पे कपूर छोड़ा जाता है उस जगह पे कपूर घुल जाता है, लेकिन वो अशुद्धि होती है अघुलनशील अशुद्धि। रखना, कपूर का पानी में घुलना एक अघुलनशील अशुद्धि होती है। तो अघुलनशील अशुद्धि है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। फिर जिस जगह पे कपूर होगा उस जगह का पृष्ठ तनाव कम, बाकी जगह का पृष्ठ तनाव ज्यादा। तो पृष्ठ तनाव में डिफरेंस होने की वजह से हमारा एक फोर्स काम करता है और इसी फोर्स की वजह से कपूर नाचना शुरू कर देता है। देखिए, लोहे की सुई पानी में तैरना किसकी वजह से होता है? पृष्ठ तनाव की वजह से। लेकिन कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि अगर ये लोहे की सुई पानी में तैर रही है और तुमने धोखे से पानी का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सुई क्या होगी? तो तापमान बढ़ाने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो लोहे की सुई सर डूब भी जाती है। क्यों डूबती है? क्योंकि तैर तो रही थी पृष्ठ तनाव की वजह से। टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो गया। या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोहे की सुई पानी में तैर रही थी, लेकिन अगर उस पानी में तुमने डिटर्जेंट घोल दिया तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो भी सुई डूब जाएगी। सेम कंडीशन मच्छर के साथ है। मच्छर जो होते हैं वो पानी की सतह पर देखो चलते हैं, डूबते नहीं। लेकिन अगर उसी पानी में हमने दवाई का छिड़काव कर दिया तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो मच्छर डूब जाते हैं। डिटर्जेंट मिलाने से कपड़े का साफ होना। बच्चा, जब हम लोग पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं तो याद रखना, डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और पृष्ठ तनाव कम हो गया तो देखो ससंजन बल कम हो जाता है। ससंजन बल कम हो जाता है मतलब सर पानी और मैल का आकर्षण बल कम हो गया। देखो डिटर्जेंट तुमने मिलाया तो सरफेस टेंशन कम हुआ, सरफेस टेंशन कम हुआ सर ससंजन बल कम हुआ, और ससंजन बल कम हुआ तो पानी और कपड़े और मैल का आकर्षण बल कम हो गया, और कपड़े और मैल का आकर्षण बल कम हो गया तो मैल कपड़े को छोड़ देगा। तो ऐसे जितने भी पॉइंट हमारे सरफेस टेंशन से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। वैसे ज्यादातर पॉइंट मैंने बता दिया। अच्छा, बालों का चिपटना, जितने भी बाल होते हैं, चाहे वो आपके सर के बाल हो, पैर के बाल हो, टूथब्रश के बाल हो, जितने भी बाल होते हैं वो चिपटते किसकी वजह से? सर एक्चुअली में वो चिपटते हैं ससंजन बल की वजह से। लेकिन ससंजन बल में भी एक चीज काम करती है, वो होता है पृष्ठ तनाव। होता क्या है कि जब हमारे एक बाल ये दूसरा बाल ये, दोनों बाल अगर ढीली अवस्था में है, कौन सी अवस्था में? ढीली अवस्था में, तो दोनों के बीच में एक ससंजन बल काम करता है जिसकी वजह से चिपट जाते हैं। लेकिन पृष्ठ चिपटते हैं आपस में। यही रीजन है कि हम लोग इसको पृष्ठ तनाव में कनेक्ट करते हैं। तो बालों का चिपटना सर एक पृष्ठ तनाव का ही एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे। तो पृष्ठ तनाव का मतलब होता है चिपट जाना, बस इतना समझो। ओके, तो यहां से ये इतने एग्जाम्पल ये क्या होते हैं ये मैंने पूरा क्लियर किया। अब आगे बढ़ते, पृष्ठ तनाव काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये एक हेडिंग आती है आपके साथ, इसको भी आप देखिए क्या है ये हेडिंग। बच्चा, ये हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है कि जब एक पानी की बड़ी बूंद जिसकी त्रिज्या r है 1000 छोटी बूंद में टूटी जाती है तो बूंद की त्रिज्या क्या होगी? मतलब एक बहुत मेरे पास बड़ी बूंद है और इस बड़ी बूंद को बताइए तोड़कर हमने कितनी छोटी बूंदें बनाई है? सर 1000 छोटी बूंदें बनाई है, 1000 छोटी बूंदें बनाई है। तो बोला जा रहा है कि अगर 1000 छोटी बूंदें बनाई है तो बताइए बूंद की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? मतलब छोटी बूंद की त्रिज्या, क्योंकि बड़ी बूंद की त्रिज्या तो मुझे पता है r है। तो जब भी कभी कोई भी बूंद तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बनाई जाएगी या फिर एक छोटी बूंद जोड़कर कई सारी बड़ी बूंद बनाई जाएगी,
तो उस समय क्या होता है, उस समय आयतन को बराबर करना पड़ता है, यानी आयतन तोड़ने से पहले यानी बिफोर का वैल्यूम इज इक्वल टू आफ्टर का वैल्यूम। सर दोनों वैल्यूम हमें बराबर करना पड़ेगा तब कहीं जाके प्रश्न सॉल्व होगा। ठीक है सर, वेरी गुड। तो पहले थी हमारे पास 8 बड़ी बूंद, ध्यान सुनना 8 बड़ी बूंद। तो 8 बड़ी बूंद का आयतन कितना, कहना 8 बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है सर। बाद में बताइए क्या हुआ, सर बाद में तो छोटी बूंद आ रही, कितनी छोटी बूंद सर 8000 छोटी बूंद आ रही, और 8000 छोटी बूंद आ रही तो 8000 और छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। देख लो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 8000, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। मैं कट्टम पिट्टी कर सकता हूं, देखो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल। अगर मैं यहां से संबंध बनाऊं कि कैपिटल आर बराबर कितना होगा तो मुझे घनमूल लेना पड़ेगा। अब बच्चा जैसे ही मैंने 8000 का घनमूल लिया 10 हो जाएगा, आर का घनमूल लिया आर क्यूब का, तो आप कह सकते हो कि वो हो जाएगा इतना, है ना। तो ये बताइए आंसर कितना आ गया, सर ये आंसर आ गया आर बराबर 10 आर। ठीक है, तो 8000 छोटी बूंद कह सकते हो बड़ी बूंद, 8000 एक बड़ी बूंद जब छोटी बूंद में तोड़ी जाएगी तो आर बराबर 10 आर आ गया। ठीक है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला नहीं है। जनरल फॉर्मूला इसका ये होता है कि मान लीजिए बूंदों की संख्या 8000 ना देते एन दे दे, तो एन का बस घनमूल लीजिए, एन का क्या लीजिए घनमूल। ये हमारा कह सकते हो कॉन्सेप्ट होता है कि कैपिटल आर बराबर एन की पावर 8/3 इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर बराबर एन की पावर 8/3 इंटू स्मॉल आर। इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करेंगे, है ना। तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बड़े आराम से लगा सकते हैं, मतलब रेडियस देके पूछा जा सकता है। अब इससे बहुत सारी कैलकुलेशन हो सकती है, वो एक अलग बात है। मैं एक एनालिसिस आपको कराने वाला हूं। एक्चुअली में ये एनालिसिस भी कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बड़ी बूंद को तोड़ते समय या कई सारी छोटी बूंद को जोड़ते समय हमारा क्या क्या पैरामीटर पे ध्यान देना होता है। दैट मीन्स कौन कौन सी वैल्यू चेंज हो सकती है, चेंज हो रही है तो घट रही है कि बढ़ रही है, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको ये कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी बूंद है, मेरे पास एक बहुत बड़ी बूंद है और इस बहुत बड़ी बूंद को मैंने तोड़कर ढेर सारी छोटी बूंदें बना दिया। मेरे पास एक बहुत बड़ी बूंद है और इस बूंद को तोड़कर मैंने ढेर सारी छोटी बूंद बनाया, मतलब 8000 छोटी बूंद बनाया, बहुत सारी छोटी बूंद बनाया। तो इसमें क्या क्या घट सकता है, क्या क्या बढ़ सकता है, वो आपको समझना है। तो पहले आप मुझे बताइए, अगर एक बड़ी बूंद तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बना दी जाए तो आप मुझे बताइए उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहला पॉइंट। फिर ये मुझे बताइए उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, एरिया पर। और फिर मुझे बताइए उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऊर्जा पर, है ना। एरिया हो गया, एनर्जी हो गया, इस पे फर्क बताइए क्या होगा। और फिर मुझे बताइए इसका जो वर्क डन होगा, टार होगा, वो क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है। ओके, और फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए सर ये हमारा ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी, है ना। छेपी का मतलब ऊष्मा उत्पन्न होना और शोषी का मतलब ऊष्मा देना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। मान लीजिए एक बड़ी बूंद तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बनाई जा रही है, एक बड़ी बूंद को तोड़कर कई सारी छोटी बूंदें बनाई जा रही है। तो पहले बताइए तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कहना जब भी कभी कोई, अब इस बात को आप ऐसे याद करो अपना बचपन, जब तुम्हें भूख लगा करती थी, मम्मी गरम गरम दाल चावल आपके सामने परिस्थिति, चावल जैसी रखती थी तो चावल तो बहुत सारे गर्म होते थे, तो गर्म चावल को ठंडा करने के लिए आप क्या कर देते थे, फैला देते थे। क्या कर देते थे, फैला देते थे। तो याद रखना जब भी कभी कोई बड़ी बूंद कई सारी छोटी छोटी बूंदों में तोड़ी जाती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। छोटी बूंद फैल जाने से, सर बूंद फैल जाने से उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। या करो चावल फैला दी थी, चावल ठंडे हो जाते थे। बड़ी बूंद अगर कई सारी छोटी बूंदें बनेगी टेम्परेचर कम होगा। एरिया बताइए सर सरफेस एरिया होता है। तो आप मुझे बताइए अगर एक बड़ी बूंद कई सारी छोटी बूंदें बनती है तो सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। कहना सर अंदर की जितनी भी बूंदें थी वो सब कहीं ना कहीं एरिया बन के बाहर आ गई है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा।
अब इधर मुझे आप बताइए जरा, ये चीजें हो रही, सर एरिया बढ़ गया। याद करो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सरफेस एनर्जी ई बराबर होता है वो होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। बताइए, अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेप आगे आप कह सकते हो सर सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बताइए, ठीक है सर सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, क्या मतलब है सरफेस एनर्जी बढ़ने का? कहना सरफेस एनर्जी बढ़ने का अर्थ ये है कि अगर मेरे पास पहले ऊर्जा 80 किलो जूल थी तो वो बढ़ के तुम्हारी 100 किलो जूल हो गई। अगर मेरे पास पहले ऊर्जा 80 किलो जूल थी सर वो बढ़ के 100 किलो जूल हो गई। ठीक है सर, वेरी गुड। तो 20 किलो जूल कहां से आया? कहना 20 किलो जूल बाहर से आया होगा सर। 20 किलो जूल बाहर से कहां आया होगा सर? बाहर से अंदर आया होगा। तो मैं कह सकता हूं 20 किलो जूल बाहर से कहां आया होगा? अंदर। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर ऊर्जा बाहर से अंदर आ रही है तो क्या बोलोगे? तो कहना सर अगर ऊर्जा बाहर से अंदर आ रही है तो इसका अर्थ ये होगा कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऊष्मा क्या हो रही है सर? ऊष्मा अवशोषित हो रही है, अवशोषित, है ना। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं कि ऊष्मा एब्जॉर्ब्ड हो रही है। क्या हो रही है बच्चा? एब्जॉर्ब्ड हो रही है। इस बात को याद रखना। तो ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ किस तरीके से। ठीक है, अब सर वोल्ट टन के बारे में बताइए। अब वोल्ट टन के बारे में आप पहले दो बातें समझो। देखो इंग्लिश में इसको समझोगे वोल्ट टन को, थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। एक चीज होती है वोल्ट टन ऑन द सिस्टम, मतलब जब हमें सिस्टम पे कार्य करना पड़े, और एक होता है वोल्ट टन बाय द सिस्टम, यानी कार्य हमें प्राप्त हो। तो अगर 20 किलो जूल हमारा अंदर की ओर दिया है, 20 किलो जूल कहां दिया है? अंदर की ओर, तो इसका मतलब हमें कार्य अंदर देना पड़ा। सर 20 किलो जूल अंदर की ओर दिया है, इसका मतलब कार्य हमें अंदर देना पड़ा है। हाँ, तो क्या बोला जाएगा इसको? सर इसे बोला जाएगा कि वर्क जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसे बोला जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम नहीं। हमने अंदर की ओर कार्य भेजा है, हमें कार्य करना पड़ा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला जाएगा। ओके, और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी कभी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो हमेशा उसका जो मान होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम का मान सर वो नेगेटिव होता है। वर्क डन ऑन द सिस्टम का मान कैसा होता है सर? नेगेटिव होता है। इस बात को याद रखें। ठीक है, तो ये तो कन्वर्जन हो गया जब एक बड़ी बूंद कई सारी। अब इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं थी सिर्फ एक पॉइंट पूछे, बस आपको समझना है, छोटा थोड़ा दिमाग लगाना है, आप आंसर बता दोगे। फिर अगर कई सारी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, कई सारी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बताइए क्या होगा? तो कहना अगर एक बहुत सारी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तो ये सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब टेम्परेचर क्या होगा? तो सबसे पहला पॉइंट होगा टेम्परेचर सर बढ़ जाएगा, देख लो। दूसरा क्या होगा? एरिया, सर एरिया घट जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी घट जाएगी। मतलब जहां पर पहले ऊर्जा 100 किलो जूल थी, जहां पर पहले ऊर्जा 100 किलो जूल थी सर वो ऊर्जा घट के 80 किलो जूल हो जाएगी। सर वो ऊर्जा घट के 80 किलो जूल हो जाएगी। समझी बात को? क्या मतलब हुआ सर? अगर ऊर्जा 100 से 80 हो गई तो बाकी बचा 20 किलो जूल कहां गया? कह देना बाकी बचा 20 किलो जूल बाहर चला जाएगा। बाकी बचा 20 किलो जूल बाहर चला जाएगा। अच्छा 20 किलो जूल बाहर चला गया तो इसका क्या मतलब हुआ? सर इसका मतलब यह हुआ कि 20 किलो जूल ऊष्मा जो है उत्सर्जित हो रही है ना, एक बोलते हैं अवशोषित हो रही, और इसे बोला जाएगा ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न हुई, है ना, लिबरेट हुई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाएगा ऊर्जा जो है ना वो उत्पन्न हुई है। ऊर्जा क्या हुई है सर? ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना एनर्जी इज लिबरेट। ठीक है, अच्छा सर ठीक है सर, वर्क डन के बारे में बताइए। तो सर ऊर्जा बाहर चली गई, यानी कुछ एनर्जी बाहर चली गई, यानी जो वर्क डन होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इस बार डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिखा जाएगा सर? इस बार डेल्टा डब्ल्यू को लिखा जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। और मैंने आपको बताया कि वर्क डन बाय द जो सिस्टम होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। कौन से नेचर का? पॉजिटिव। तो इनमें से कुछ भी बात आपसे पूछी जा सकती है, कोई भी बात हो, रटना नहीं है आपको, मैं पहले बता दूं, समझना है कि भाई ये हुआ कैसे। अगर आप इसको रटोगे तो हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। तो रटना नहीं है इसको, इसको क्या करना है बच्चा? समझना है कैसे क्या हो। ओके, कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप इस तरह से डायग्राम बना के देखिए और बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
बच्चा अगली हेडिंग हमारे पास ये सब सरफेस टेंशन से संबंधित है, मैं आपको बताऊं तो सरफेस टेंशन की हमारी अगली हेडिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं आदित्य दाब। आदित्य दाब क्या होता है मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान सुनना। जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेरे पास एक ये बूंद है, मैंने थोड़ा बड़ी बूंद बना दी, वैसे इतनी बूंद बड़ी नहीं होती, मान लीजिए बूंद है। तो बच्चा बूंद के अंदर जो है ना, बूंद के अंदर कोई ना कोई द्रव भरा होगा, मैंने कहा बिल्कुल, और उस द्रव के द्वारा इस सरफेस पे कोई ना कोई प्रेशर डाला जा रहा होगा। तो बूंद के द्वारा या द्रव के द्वारा सरफेस पे डाले गए प्रेशर को मैंने पी कह दिया, है ना। मैंने ये दिखाया क्या है, कहना सर आपने ये दिखाया है एक बूंद। क्या दिखाया है? बूंद। सर ये बूंद है, जिसको आप ड्रॉपलेट भी कहते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। अगर ये बूंद है तो इसका मतलब चारों तरफ से सरफेस पे प्रेशर काम कर रहा होगा। बाहर क्या है सर? सर बाहर है एयर, तो एयर भी तो अपना प्रेशर डालेगा। बताइए, एयर ने अपना प्रेशर डाला होगा और एयर द्वारा डाला गया जो प्रेशर है उसको हमने कह दिया वायुमंडलीय दाब। डेट मीन्स वो प्रेशर हो गया तुम्हारा पीए। क्या हो गया? पीए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अंदर हवा द्वारा डाला गया प्रेशर पी, बाहर वायुमंडल द्वारा डाला गया प्रेशर पी ए। कौन ज्यादा, कौन कम? क्या बराबर होंगे? नहीं सर, बराबर नहीं होंगे। देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूं। आप लोग मार्केट से कभी गुब्बारा लेके आइए और जब गुब्बारे को आप फुलाते हो, फुलाइए, फूल रहा है ना गुब्बारा, तो जब गुब्बारा फूल के बड़ा सा हो जाता है तो मेरे भाई गुब्बारे को फोड़िए तो अंदर की हवा कहाँ आती है? बाहर। इसका मतलब पता है क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अंदर का जो प्रेशर था वो ज्यादा था, है ना। कभी आप गुब्बारे को लाइए मार्केट से और दिन में फुला दीजिए तो रात में देखिए वो गुब्बारा ऑटोमेटिक पीछे हट जाता है। रीजन पता है ऐसा क्यों होता है? और तो रीजन इसका होता है कि रात की जो हवा है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी हो जाने की वजह से, ठंडी हो जाने की वजह से उसका जो आयतन है वो कम हो जाता है। देखो टेम्परेचर कम, आयतन कम। तो आयतन कम तो दिन में दोबारा क्यों नहीं फूल जाता बच्चा? अरे दोबारा फूलने के लिए आपको फिर से एक प्रेशर वाली हवा अंदर डालनी पड़ेगी। ठीक है, बात तो समझो। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर जब भी कभी कोई भी बूंद आप लोगे तो अंदर का प्रेशर पी होगा, बाहर का प्रेशर पी होगा। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा? कहना अंदर का जो प्रेशर पी है वो बाहर वाले प्रेशर से ज्यादा होता है। पी इज ग्रेटर देन पी। बट कितना ज्यादा है, यानी पी में से आप अगर पीए घटाते हो, बस इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सिस प्रेशर। सर इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है एक्सिस प्रेशर। याद रखना, P माइनस पी ए शुड बी इक्वल टू एक्सिस प्रेशर। ये हमारा एक्सिस प्रेशर है। क्लियर है इतना बात? बताइए जल्दी से। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मजा आ रही। और कई बार हम लोग इस एक्सिस प्रेशर को डेट मीन्स P माइनस पी ए को डेल्टा P से भी शो करेंगे। तो हमें दो तरह के एक्सिस प्रेशर याद करने पड़ते हैं फॉर्मूले। प्रूव करने को हम लोग प्रूव कर सकते 2 मिनट में, लेकिन ये प्रूव नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। 2 तरह के आपको एक्सिस प्रेशर वो करने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं। एक तो याद करना पड़ता है बूंद के अंदर, ड्रॉपलेट के अंदर। ठीक, बताइए बूंद के अंदर कितना एक्सिस प्रेशर होता है? एक ये याद करना पड़ता है और दूसरा याद करना पड़ता है बुलबुले के अंदर। बुलबुले, बुलबुले का मतलब होता है बबल। तो बुलबुले के अंदर बताइए कितना एक्सिस प्रेशर होता है? बुलबुले के अंदर 2 एक्सिस प्रेशर आपको याद करने होते हैं, बूंद के अंदर और बुलबुले के अंदर। तो बच्चा बूंद के अंदर जो एक्सिस प्रेशर डेल्टा पी होता है उसका फॉर्मूला होता है 2T/R। 2T/R। बूंद के अंदर एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R। टी क्या है सर? टी तो प्रस्थ तनाव है। आर क्या है सर? रेडियस है ना। लेकिन बबल के अंदर पूछा जाए तो कह देना जब बबल आ जाता है तो आपको बस इसको डबल कर देना है, यानी 4T/R। व्हेन कम्स बबल मेक इट डबल। देखो तो कह सकते हो कि बूंद के अंदर एक्सिस प्रेशर 2T/R, बबल के अंदर यानी बुलबुले के अंदर 4T/R। टी क्या है? सरफेस टेंशन है। आर क्या है? रेडियस है, चाहे वो बूंद की हो या फिर बबल की। लेकिन यहीं से देखो एक निष्कर्ष निकल के आता है कि डेल्टा पी जो होता है, एक्सिस प्रेशर जो होता है, वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, विद समानुपाती होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पर कई बार ठेला ठेल लेता है, कई बार, एक बार नहीं कई बार ठेला ठेलता है। प्रेशर का अनुपात देके वॉल्यूम का अनुपात पूछ लेता है।
तो प्रेशर के अनुपात से रेडियस का अनुपात निकालोगे, फिर वॉल्यूम का निकालोगे, है एरिया, यानी वो जो एरिया और वॉल्यूम है ना, वो इन दोनों की मदद से वहां तक पहुंच जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने, आप लगाइए बहुत आराम से। अभी मैं जब इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, तो उस क्वेश्चन में इसके न्यूमेरिकल भी होंगे, और वो न्यूमेरिकल बड़े खास होंगे, देखिएगा मजा आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर हो गया। अच्छा, अब एक्सेस प्रेशर के बाद एक और प्रेशर आता है, वो हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले में आएंगे। इसका नाम है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। एक्चुअली में वाष्प दाब जो है ना, ये हमारा एक्सेस प्रेशर से अलग है, आप इसको कंबाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन है एक जैसा, मिलता जुलता वर्ड है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने साथ में लिया इसको। वाष्प दाब क्या होता है, ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम कायदे के साथ। देखो, मान लीजिए ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई लिक्विड भर दिया। सर ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने कोई लिक्विड भर दिया। मेरे भाई थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये लिक्विड मेरा पेट्रोल है। क्या बच्चा? पेट्रोल। मैंने इस लिक्विड को पेट्रोल बोल दिया। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इस लिक्विड को मैंने पेट्रोल कहा। अब अगर इस बर्तन को मैं चारों तरफ से ऐसे बंद कर दूं, तो बताइए आप सबको एक बात पता होगी कि पेट्रोल जो है ना, जल्दी जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है, जल्दी जल्दी वाष्प बन जाता है, क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी बहुत कम होती है। तो होता क्या है कि यहां पर पहले से हवा के मॉलिक्यूल्स तो थे। सर यहां पर पहले से हवा के मॉलिक्यूल्स तो थे, बताइए। तो ये जो लाल वाले मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं, सर लाल वाले मॉलिक्यूल्स बताइए किसके मॉलिक्यूल है? सर रेड वाले मॉलिक्यूल्स है एयर के मॉलिक्यूल्स। एकदम ध्यान से सुनना। लेकिन पेट्रोल भरे होने की वजह से पेट्रोल भी धीरे धीरे वाष्प बनेगा, और पेट्रोल धीरे धीरे वाष्प बनेगा, तो यहां पर ढेर सारे पेट्रोल के भी वेपर हो जाएंगे। सर ढेर सारे पेट्रोल के भी वेपर हो जाएंगे, वाष्प हो जाएंगे। तो पेट्रोल की वाष्प को मैंने जो है ना बोल दिया कि सर ये पेट्रोल है, हरा, तो ये पेट्रोल की वाष्प हो गई। नीली वाली जो वाष्प है, सर ये किसकी वाष्प हो रही? सर ये पेट्रोल की वाष्प हो गई। एकदम ध्यान से सुनना कायदे के साथ। तो ऊपर सर इस बर्तन के ऊपर दो तरह की गैस हो गई, एक तो हवा और दूसरा हो गया पेट्रोल। सुन रहे हैं ना सब लोग? तो बच्चा मेरे अगर पेट्रोल हो गया, ध्यान से एकदम सुनना, तो हवा द्वारा जो डाला गया प्रेशर होता है, सर हवा द्वारा जो डाला गया प्रेशर होता है एयर द्वारा, उसे बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीए। हवा द्वारा डाला गया प्रेशर पीए। लेकिन ये पेट्रोल की वाष्प भी तो है, पेट्रोल की वाष्प भी तो प्रेशर डालेगी, और पेट्रोल की वाष्प जो प्रेशर डालती है किसी द्रव की वाष्प जो प्रेशर डालती है, उसे बोला जाता है वेपर प्रेशर, पीवी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर, इन दोनों का योगफल जो होता है सर ये कहलाता है बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी पीवी। ये देखो, ये पीवी बराबर पीए प्लस पीवी। अब मैं बताता हूं पीए क्या है। सर पीए क्या है? कहना पीए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वाष्प द्वारा डाला गया प्रेशर, ये क्या है सर? सर ये वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब जिसको बोलते हैं। और पीवी क्या है? कहना पीवी को बोला जाता है सर बैरोमेट्रिक प्रेशर। बैरोमेट्रिक प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, यानी जो बैरोमीटर आपको नाप के बताएगा, दैट इज कॉल्ड बैरोमेट्रिक प्रेशर। ठीक है, अब परिभाषा पढ़ लेते हैं। द्रव की वाष्प द्वारा डाला गया प्रेशर, और कहां पर डालना है? मुक्त सतह पर डाला गया प्रेशर वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब सिर्फ पीवी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो टर्म पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको डिफाइन किया। ठीक है, चलिए तो आप मुझे ये बताइए सर, पेट्रोल के केस में तो मैं बहुत सारी वाष्प देखता हूं, अगर यहां पानी होता तो क्या बहुत ज्यादा वाष्प देखता? तो आप मुझे बताइए, एक गिलास में अगर मैंने पानी लिया और एक गिलास में मैंने पेट्रोल लिया, सोच के देखिए, एक गिलास में मैंने पानी लिया, एक गिलास में मैंने पेट्रोल लिया, तो बताइए कौन जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा? कह देना पेट्रोल जल्दी जल्दी वाष्प बनेगा। क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल की डेंसिटी कम है। तो इसका अर्थ यह हुआ जिसकी डेंसिटी कम होती है वो जल्दी जल्दी वाष्प बनता है, और जिसके यहां पर ज्यादा वाष्प इकट्ठा होगी सर उसके द्वारा डाला गया प्रेशर भी ज्यादा होगा। सुनो, उसके द्वारा डाला गया प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जिस द्रव की डेंसिटी ज्यादा होती है या डेंसिटी कम होती है
सर उसकी वाष्प ज्यादा ज्यादा बनेगी, और वाष्प ज्यादा ज्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज्यादा ज्यादा होगा। बताइए, जिसकी डेंसिटी कम होती है उसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डेंसिटी तो सबसे कम सर देखो पेट्रोल की है, उससे कम तेल की है, उससे उससे कम नहीं, उससे ज्यादा तेल की है। तो ज्यादा तेल की होगी तो वेपर प्रेशर तेल का कम हो जाएगा, उल्टा है ना। फिर मैंने पानी लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया पारा। लेकिन ये डेंसिटी का टर्म नहीं है, मैं पहले बता दूं। ये टर्म किसका है सर? ये टर्म है तुम्हारे वाष्प दाब का। सर ये टर्म किसका है? सर ये टर्म है वाष्प दाब का। चेक कीजिए, तो वाष्प दाब पेट्रोल की सबसे ज्यादा होगा, उससे कम तेल, उससे कम पानी, उससे कम पारा। याद रखिएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा सर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट सुनिए सर। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा खास है, अगर मैंने किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तापमान बढ़ा दिया, तो बताइए उसके वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहना, जब किसी लिक्विड का सर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए इस लिक्विड का मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, ये जो वाष्प बनी है ये थोड़ा सा तेज हो जाएगी, वाष्प बनना थोड़ा सा तेज हो जाएगा। और वाष्प बनना थोड़ा सा तेज हो गया तो इसका मतलब सर ज्यादा वाष्प इकट्ठा हो जाएगी, और ज्यादा वाष्प इकट्ठा हो रही तो वाष्प दाब यानी प्रेशर, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है अगर किसी लिक्विड का हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। ओके, तो ये तुम्हारा वाष्प दाब के बारे में एक दो छोटे छोटे पॉइंट थे। ओके, तो यहां से हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स का ये तुम्हारा तीसरा लेक्चर था। अभी इसमें 2 हेडिंग और बची हुई है, और काफी बड़ी हेडिंग वो, जैसे कि ये कैपिलरिटी है ना, तो उसको भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेक्चर नंबर 3 फिनिश हुआ है फ्लूइड स्टैटिक्स का, ये भी आपको मिल जाएगा तुरंत, आप इसको भी देख लीजिएगा। बहुत स्पीड में हम लोग करेंगे, लेकिन डिटेल पढ़ेंगे पूरा का पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।